अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने देखा था वैलिडेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। हाँ, ये हमारा टोटल ये एक डायग्राम आपने बहुत दफ़ा देखी होगी। इससे आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ होगा। इंसेप्शन, एलिस्टेशन, एलैबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये तो आपको याद हो चुकी होगी अब तक। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जब हम सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो हमने कहा हम ये सारे प्रोसेसेस से गो थ्रू होके रिक्वायरमेंट जब कलेक्ट करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट हमारी ठीक रिक्वायरमेंट होंगी। अब यहाँ पे इंसेप्शन मैं ब्रीफ जल्दी से बता देती हूँ। इंसेप्शन में हमने कुछ वैसे तो हमने डिटेल में हर प्रोसेस को पढ़ा है। हमने कहा हर प्रोसेस की कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ आउटपुट होती हैं। तो प्रोसेस के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। वो क्या होता है, यहाँ पे इनपुट्स क्या होती हैं, हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं और उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्लाइंट क्यों चाह रहा है प्रोडक्ट बनवाना, क्या प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है, डोमेन उसकी, यूजर्स कौन-कौन से रिक्वायरमेंट किससे गैदर करनी है, यहाँ पे स्टेप में हम ये कर रहे हैं। उसके बाद लिस्टेशन होती है। लिस्टेशन में हम क्या कहते हैं कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी भी इलिस्ट्रेशन टेक्निक को फॉलो करते हुए। यहाँ पे डिफरेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स हमने देखी कि रिक्वायरमेंट किन किन टेक्निक्स के थ्रू लिस्ट की जा सकती हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स हमने देखे कि करंटली कौन सी टेक्निक्स, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की टेक्निक रिसर्च में क्या काम हो रहा है और एकेडेमिया और रिसर्च के दरमियान क्या डिफरेंस पाया जाता है इलिस्ट्रेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग। देन एलेबोरेशन, एलेबोरेशन में हमने वो रिक्वायरमेंट जो इलिसिट करके ले आए हैं उनको हमने एलेबोरेट करना है, डिफरेंट डायग्राम्स बना के हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। वो डायग्राम यूज केस, एक्टिविटीज, क्लास डायग्राम, ये डायग्राम बनाते हुए कोई भी डायग्राम अगर सिस्टम के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करती है तो वो डायग्राम बनानी है आपने, अगर नहीं कर रही तो आपको बनाने की जरूरत नहीं। देन हमारे पास आता है निगोशिएशन। जब आपने वो रिक्वायरमेंट्स एलेबोरेट करके आपने एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट बना ली, देन एलेबोरेट करने के बाद आपको पता चला कि जो आपने रिक्वायरमेंट इलिसिट की थी उसमें कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है, कुछ में कंट्राडिक्शन पाई जाती है। रिक्वायरमेंट में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की डिमांड्स कर रहे हैं जिनको एट ए टाइम इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। कंट्राडिक्शंस हैं और कुछ एम्बिग्यूटीज हैं, तो आप एक मीटिंग अरेंज करते हो जिसके अंदर आप उन स्टेक होल्डर्स को बुलाते हो और उन स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके कंसेंसस पे एक आते हो कि या तो ये रिक्वायरमेंट्स आप कर देते हो या फिर उन रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई कर देते हो या फिर आप अपडेट कर देते हो कि आप कंसेंसस पे आने के लिए। देन आप स्पेसिफाई करते हो। स्पेसिफिकेशन में आप क्या कर रहे हैं, अ, आपने इन रिक्वायरमेंट को कंसेंसस पे आने प्रायोरिटाइज भी यहाँ पे किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे भी हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी। प्रायोरिटाइजेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज की जा सकती हैं, कुछ ऑटोमेटेड होती हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटेड, कुछ मैनुअल टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऑटोमेटेड होती हैं। यहाँ पे भी हमने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े थे और करंटली जो रिसर्च में जो हो रहा है वो काम एकेडेमिया और इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है उसको हमने देखा। देन स्पेसिफिकेशन स्टेज पे हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है, रिक्वायरमेंट्स को आप राइट डाउन कर लें। आप राइट डाउन करने में आप क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को राइट डाउन करने में हमने मेनली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात की। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के केस में तो हमने कहा कि चलो जो डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से आता है, किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए उस बारे में बात की। और हमने कहा कि जो ज्यादातर फेलियर्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के मीट होने की वजह से नहीं होते, लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से आप यूजर की कंसर्न से आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिराइव कर सकते हैं, ये चीजें देखी। गोल बेस्ड डेरिवेशन आप किस तरह से कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स की, और किस तरह से देन उन्हें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मैट्रिक्स किस तरह से मेजर किया जा सकता है, किस तरह से उनको क्वालिटेटिव नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को क्वांटिफाई किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है कि इस रिक्वायरमेंट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि उनको टेस्ट किया जा सके, टेस्टेबल रिक्वायरमेंट बनाया जा सके। देन
हमारे पास वैलिडेशन आई, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो आपने फाइनलाइज कर ली हुई है उसको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन प्रोसेस की जो इनपुट होती हैं वो आपकी एसआरएस डॉक्यूमेंट होती है, और आपके कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, और नॉलेज होता है, इम्प्लिसिट नॉलेज जो होता है। अ, यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज की बात की थी, कि वो नॉलेज जो आप एक्सपीरियंस से गेन करते हो, जो आपके माइंड के अंदर होता है, उसको हम टैसिट नॉलेज कहते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ आपका पर्सनल नॉलेज होता है, जिसको जो कि बुक्स और इन तरह की चीज़ों के फॉर्म में नहीं होता। टैसिट नॉलेज होता है, उसको एज़ ए इनपुट दिया जाता है, और आउटपुट में आपको प्रॉब्लम्स हम देखा जाता है कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर स्टिल कोई एम्बिग्यूटीज़, कोई कंट्राडिक्शन, कोई ओमिशंस तो नहीं है। अब ये चीज़ हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में भी कर रहे थे, और ये चीज़ हम रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में भी कर रहे हैं। सिर्फ लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट इलिसिट जो करके लेके आ रहे हैं, हम उनको उनके ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ओमिशन, कंट्राडिक्शन ये चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे रॉ रिक्वायरमेंट्स थी, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास फाइनलाइज़ हो चुके हैं, और उन पे कर रहे हैं। कैसे किया जाता है? थ्रू रिव्यू। रिव्यूज़ फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। हमने इन प्रोसेस को डिस्कस किया। फॉर्मल और इनफॉर्मल प्री रिव्यू चेकिंग भी की जाती है। रिव्यू के अंदर कौन-कौन से लोग होने चाहिए, रिव्यू की क्या चेकलिस्ट होती है, वो कर लिया। जब हमारे पास इसकी आउटपुट में अब जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास फाइनलाइज़ हुई, तो वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आता है लास्ट हमारा प्रोसेस, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जहाँ ये सॉफ्टवेयर की चलती है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब क्या है, रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है मोस्टली। क्या बाद में हमेशा हर जिस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा होगा कि सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा फेल होते हैं एज कंपेयर टू, अगर हम देखें कि ब्रिज जो होते हैं, वो इतना इस तरह से ब्रिज नहीं टूटते। जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग की जो प्रोजेक्ट हैं उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट से कंपेयर करें, तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उनमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के। अब ये फेलियर रेट क्यों फेल होते हैं? आपके माइंड में क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके फेल होने की क्या रीज़न होती है? क्या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें चेंज बहुत ज़्यादा आता है। एक टर्म चूज़ होती है चेंज, कंटिन्यूअसली इसमें चेंज बहुत ज़्यादा आता है। चेंज को मैनेज करना होता है, चेंज को किस तरह से मैनेज किया जाना है, ये हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में देखेंगे। चेंज का इम्पैक्ट, अब चेंज आने की वजह से चेंज की बहुत डिफरेंट रीज़न होती हैं, बहुत वास्ट नंबर ऑफ रीजंस हैं कि किस रीजन की वजह से चेंज आ रहा है। इंटरनल चेंज भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल के आपकी टीम की तरफ से आया है, और एक्सटर्नल कस्टमर की तरफ से आया है। आपकी टीम की तरफ से कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने ड्यूरिंग एलिस्टेशन, जैसे मैंने बात की, एलेबोरेशन की स्टेज पे आए हैं, तो आपने रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया, आपको लगा ये ठीक नहीं है। नेगोशिएशन की स्टेज पे आपका कंसेंसस नहीं हुआ, आपने चेंज कर दिया रिक्वायरमेंट को। या वैलिडेशन की स्टेज पे आपको लगा है आगे कि कोई उसमें प्रॉब्लम आई है, एम्बिग्यूटी थी, रिक्वायरमेंट टेस्टेबल नहीं थी, तो आपने उसे टेस्टेबल बनाने के लिए चेंज कर दिया। तो ये इंटरनल जो आपकी टीम की तरफ से आ रहा है, और एक्सटर्नल जो कि क्लाइंट की तरफ से चेंज आएगा। वो जब आप रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट कर लेते हैं, वैलिडेशन के बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेते हैं कस्टमर से, जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, और ये इतने टाइम में और इतनी कास्ट में हम आपको इम्प्लीमेंट करके देंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अगर कोई चेंज आता है, तो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है। यहाँ पे वैलिड कंफर्म हो गया, इसके बाद जो चेंज आएगा उसको ऐड करने के लिए उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है। हो सकता है कि इम्पैक्ट एनालिसिस की बेस पे या तो आप चेंज को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दें टोटली, कि हम कहें कि ये पॉसिबल नहीं इम्प्लीमेंट करना। हम चाहें तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट चेंज इन कॉस्ट एंड टाइम। या अगर आपको लगता है कि वो बड़ा चेंज है जिसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा चेंजेस हमें करनी पड़ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रिक्वायरमेंट में चेंज की वजह से, रिक्वायरमेंट तो इंटरडिपेंडेंट भी होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो एक रिक्वायरमेंट में चेंज करने की वजह से और किन किन रिक्वायरमेंट में चेंजेस होंगी। और एक रिक्वायरमेंट की वजह से क्लास डायग्राम में हमें चेंज करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर में चेंज करना पड़ेगा, कितना बड़ा चेंज है। अगर वो चेंज बहुत बड़ा है,
जो कि हमारी बेस को ही चेंज कर रहा है, जो हमारी आर्किटेक्चर को चेंज कर रहा है, तो फिर हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हम हमें लगता है कि वो चेंज इस तरह का है कि हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये चेंज का इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्केड्यूल होता है और जो आपका कॉस्ट होती है उसको एडजस्ट कर लिया जाता है, और आप डेटेड पे आप साइन ले लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से साइन करवा लेते हो कि ये हम इतने टाइम और इतनी कास्ट में करके देंगे। तो ये सारा जो चेंज को हैंडलिंग का काम हो रहा होता है, वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे प्रोसेस में हो रहा होता है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंज टू द रिक्वायरमेंट फॉर अ सिस्टम। जो रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है उसको मैनेज करने का प्रोसेस। प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजिंग चेंजेस टू एग्रीड रिक्वायरमेंट। एग्रीड रिक्वायरमेंट कौन सी होंगी? जो वैलिडेशन के प्रोसेस से गुजर के जो उसके प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेके, टेस्टेबल रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उसको टेस्टेबल करके कन्वर्ट करके जब फाइनलाइज हुआ, जिसके ऊपर एग्रीड, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सारी पार्टी सब स्टेक होल्डर्स एग्री हो गए उन रिक्वायरमेंट में, अगर चेंज आती है तो उसको मैनेज करना जो होता है वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आता है। मैनेजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायरमेंट, इसके एक तो चेंज, उसके बाद रिक्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे पे, मैंने आपसे कहा है कि लिंक्ड होती हैं। जैसे R1 जो है वो उसका लिंक R2, R3 और R7 के साथ है। अब अगर R1 के अंदर कोई चेंज आता है, या फॉर एग्जांपल R2 के अंदर कोई चेंज आता है, तो वो R1 को भी अफेक्ट करेगी, R2 को, 3 को भी, और R7 को भी अफेक्ट करेगी। तो इसके अंदर जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप होता है, उसको मैनेज करना भी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट आता है। मैनेजिंग द डिपेंडेंसी बिटवीन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन द सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस। एक तो ये पॉइंट किया है, सेकंड पॉइंट में है कि रिक्वायरमेंट का आपस में रिलेशनशिप, जैसे R1 का R3, R7, R9 पे इफेक्ट होता है इनके दरमियान, और उसके अलावा रिक्वायरमेंट का जैसे R1 की वजह से आपका यूज केस 1, क्लास डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम 1 और आर्किटेक्चर इफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ। तो उसका डिपेंडेंसीज जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की अपने डॉक्यूमेंट में, और इसके अलावा उसकी वजह से जो फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी वजह से कितनी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, उसकी वजह से टेस्ट केस कौन सा बन रहा है, उसकी वजह से टेस्टिंग में क्या परफॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से कोडिंग में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें, इसका R1 का जो सारा डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट की, एक तो रिक्वायरमेंट में चेंजेस को रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट मैनेज करता है, और रिक्वायरमेंट के आपस में रिलेशनशिप को मैनेज करता है, और डिपेंडेंसीज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की दूसरी डॉक्यूमेंट पे, या आपस में एक दूसरे डिपेंडेंसी जो है उसको मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मैनेज इफेक्टिवली विदाउट रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। अब ये सारी टाइप की जो मैनेजमेंट आपने करनी है, अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल नहीं है, तो आप नहीं कर सके। रिक्वायरमेंट इज ट्रेसेबल इफ यू कैन डिस्कवर, ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है? If you can discover who suggested the requirement, why the requirement exists, what requirements are related to it, and how that requirement relates to other information such as system design, implementation, and user documentation. अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है ट्रेसेबल कब होगी? अगर आप रिक्वायरमेंट के दरमियान एक रिक्वायरमेंट जो है वो किसकी तरफ से आई थी? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की तरफ से आई थी, या फैकल्टी की तरफ से, आपको उसका पता हो कि बैकग्राउंड किसकी तरफ से, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, किसने रिक्वायरमेंट दी थी आपको। रिक्वायरमेंट का रैशनल क्या है? रिक्वायरमेंट किन दूसरी रिक्वायरमेंट से रिलेट कर रही है, और फॉर एग्जांपल जितनी आपने डायग्राम बनाई है, यूज केस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, आर्किटेक्चर, क्लास डायग्राम, उन सब इम्प्लीमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है, उस सब में उसका लिंक क्या है? अगर
हाँ, आपको ये सारी एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट ये चीज़ें पता हैं, तो वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल है। एक रिक्वायरमेंट किसने दी, उसके अगेंस्ट डिज़ाइन में क्या चेंजेज़ क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं और उसके अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जितना भी काम है, वो अगर आपको पता है, तो वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल है। और रिक्वायरमेंट्स अगर ट्रेसेबिलिटी होगी रिक्वायरमेंट्स में, तो आप रिक्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट को ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी तो मैनेज नहीं किया जा सकता। और मैनेज रिक्वायरमेंट करने में क्या चीज़ें आती हैं कि जो रिक्वायरमेंट हमने वैलिडेट कर ली हैं, जिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, उन रिक्वायरमेंट को आपने क्या करना है, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो आपने उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या वो आपने चेंज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो उस केस में आपको कितना कास्ट और स्केड्यूल में इंक्रीज होगा या नहीं होगा, अगर इंक्रीज होगा या कितना होगा, और उस पे आपने न्यू साइन ले लेने हैं। ये मैनेजमेंट वाला जो सारा काम है रिक्वायरमेंट्स का, इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज किए जा सकते हैं। केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि इनको रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का काम आपको हेल्प करने के लिए, कोई भी टूल इसलिए यूज किया जाता है, एक तो मैनुअल काम हो सकता है वो, जब उसे हेल्प करने के लिए आपको वो ऑटोमेटेड टूल दिए जाते हैं ताकि वो उसके थ्रू, तो आपके मैनेजमेंट के काम को इजी बनाने के लिए डिफरेंट टूल यूज कर सकते हैं, केस टूल्स। Requirement management involves the collection, storage and maintenance of large amount of information. Requirement management में क्या आता है, हमने उन requirement को requirements होंगी, requirements के against जितने भी artifacts हैं, work products हैं, documents हैं, code है, एक requirement के against जितनी भी अगर traceability होगी तो हमने वो requirement manageable है, तो हम कहते हैं कि उसके against जितनी भी चीजें हैं वो save होनी है, तो definitely storage चाहिए होगी जिसको save किया जा सके। There are now a number of case tools available which are specially designed to support the requirement management. Other case tools such as the configuration management system may be adopted for requirement. अच्छा, ये एक और रिसर्च एरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर जो लोग रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ये दे सकते हैं उनके लिए ये एक और फील्ड है, जहाँ पे वो रिसर्च पेपर दे सकते हैं कि रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए कौन-कौन से केस टूल्स अवेलेबल हैं। आप उनको फाइंड आउट करो, उनके पेपर उन 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 सब का कंपैरिज़न कर दो कि कौन-सा टूल क्या चीज़ प्रोवाइड करता है और कौन-सा टूल किस चीज़ को उसका क्या लिमिटेशन है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो आप एक तो डिफरेंट टूल्स फाइंड आउट कर लोगे, रिक्वायरमेंट केस टूल्स कौन-कौन से रिक्वायरमेंट मैनेज करने के लिए अवेलेबल हैं, और वो क्या काम परफॉर्म करते हैं और किस टूल की क्या लिमिटेशन है, आप एक कंपैरिजन कर सकते हो। इसके अलावा आप इस पे अगर आगे रिसर्च करना चाहो तो आप इस केस टूल पे भी रिसर्च कर सकते हो कि आपको अपना कोई केस टूल भी डेवलप कर सकते हो। कोई बड़ा काम नहीं है टूल्स बनाना कि आप वो रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए टूल बना लेते हो कि अपनी कंपनी का अपने अकॉर्डिंग जो आपको स्पेसिफिक काम लगता है।